हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज के सेशन में हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को समझने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि घर होता है, तो घर में हमने नींव देखा है कि बहुत स्ट्रांग बनाने की बात करते हैं कि अगर नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो पूरा घर इस तरीके से ढह जाएगा। तो देखने में यह आता है कि अगर आप घर का जो नींव है वो स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो आपका घर जल्द से डैमेज हो सकता है, भूकंप में गिर सकता है। सेम गोज विद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली है क्या? ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है। अगर ये हिलेगी तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक मोटिव था वो हार्म हो सकता है। देखिए, हमारे देश में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके एक साल के अंदर पहली बार फंडामेंटल राइट अमेंड किए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये क्वेश्चन सामने आ गया। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था तब ये चीज रखी गई थी कि जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगले ही साल 1951 में पहली बार शंकरी प्रसाद केस के अंदर फंडामेंटल राइट जो उस समय प्रॉपर्टी को लेके था वो क्वेश्चन में आ गया। इसके बाद मामला क्या था? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 13 और एक है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन जो यहां पे क्वेश्चन में था एक है आर्टिकल 368। ठीक है, दोनों में ही आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ जो है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक चीज है उसको अमेंड करने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर। और आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की पावर देता है। इस केस के अंदर मामला यह आया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था 1951 में, जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था जो उस समय था, क्या ऐसे मुद्दों के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है? तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सरकार का एक इस पे पहलू था उसको एक्सेप्ट किया और ये माना कि भैया जो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की बात करी गई है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 368 से अमेंड किए जा रहे हैं वो चीज इस ऑर्डिनरी लॉ वाले इसमें नहीं आती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही तो इंटरफेयर कर पाएगा। क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है? कोई भी ऐसा ऑर्डिनरी लॉ या लॉ जो डाला जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। ये चीज यहां पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली। बट कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हृदय परिवर्तन हुआ। देखिए, जो कुछ केसेस हैं ये आप पढ़ सकते हैं, बट हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस तरीके से सामने आई ना, हम उनको यहाँ पे लेके पढ़ रहे हैं। गोलकनाथ केस के अंदर 17th अमेंडमेंट के अंदर एक चीज आई थी कि भैया कोई भी ऐसा लॉ जो 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, कोई भी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है और उसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में अपना हृदय परिवर्तन किया और जो उनका वर्डिक्ट था शंकरी प्रसाद केस में, उसके अगेंस्ट में जाके बोला कि भैया आप जो है इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते हो और कोई भी आप जो अमेंडमेंट लाओगे 368 के अंदर, वो आर्टिकल 13 के अंदर जो ऑर्डिनरी लॉ है वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। तो कहने का मतलब ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब 368 के अंदर लाने की बात करी गई थी वो भी आपका 13 का जो प्रोविजन है आर्टिकल का उसके अंदर आएगा। यहां पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो कहां चुप रहने वाली थी। और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 हमारी पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। इसके अंदर पार्लियामेंट ने यह कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट के पास अब ना कोई पावर नहीं है। अगर कोई लॉ 368 के अंदर पार्लियामेंट बना रही है या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रही है और किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आ रही है, तो पार्लियामेंट के इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ नहीं कर सकती है। और आर्टिकल 13 में जो ये लॉ वाला जो संज्ञा है ना, ये नहीं दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। इस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो 1973 का केस है, आपको पता है बहुत बड़ा ये समय तक ये केस चला था और आज भी हमारे देश की 1973 से लेकर आज आप सोच लीजिए 2021 में आ गए हैं और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो इस केस से इजाद हुई थी और आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास ये बहुत अच्छा टूल की तरह यूज हो रहा है अगेंस्ट द बहुत जो आप कह सकते हो कि अनलिमिटेड पावर जो गवर्नमेंट को मिल जाती थी उसके अगेंस्ट में। तो ये बहुत ही एक अच्छा वर्डिक्ट था। तो केशवानंदा भारती केस जो है ना वो आपका जो 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके चलते हुए इसमें ये मामला आया केशवानंदा भारती केस के अंदर। और केशवानंदा भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाना चाहती है लाए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी करना चाहती है करे, फंडामेंटल राइट्स को खत्म करना चाहती है करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को पहले तो बहुत खुश खुश के शब्द बोले, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली कि भैया तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो अमेंडमेंट लाना है लाओ, लेकिन लास्ट में एक लेकिन क्लॉज लगा दिया और कहा कि आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया था, आप उसका जो एक मौलिक चीज जो वो बताना चाहते थे उस कॉन्स्टिट्यूशन से, आप उसको नहीं बदल सकते हो, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? तो गाइस बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं है। आज 2021 में आ चुके हो आप, और ये यशवंत भारती केस से ये क्लॉज आया था, ये कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ये एक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप डिफाइन कर दो या कुछ ऐसे कर दो, ये कॉन्सेप्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट जिसको आपको क्लैरिटी से अपने दिमाग में रखना है कि ये है क्या। तो इसके बाद देखिए मामला था केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक मटका जैसे बनाने वाले को देखा है आपने, कैसे बनाता है वो मटका बनाने वाला जो है हाथ एक सपोर्ट हाथ नीचे रखता है और ऊपर थपकी मारता है मटका बनाते समय। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही किया, नीचे हाथ रखा, कहा कि भैया आपको जो अमेंडमेंट लाना है लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर से एक थपकी मार दी कि लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट नहीं कर सकते हो। भाई पूरा गवर्नमेंट जो है वो परेशान हो गया, उनके दिमाग में ये आया कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, किस मामले से बेसिक स्ट्रक्चर निकल रहा है, क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर होती है, क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो इस तरीके की टेंशन जो है वो देखने को मिलने लगी। बट उस समय इंदिरा गांधी जी शासन में थी और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी का जो नेचर था, वो स्वभाव था, काफी ज्यादा एग्रेसिव था, और उन्होंने जो है यहाँ पे इस चीज को लेते हुए तुरंत एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी पार्लियामेंट के द्वारा। और पार्लियामेंट के अंदर वो एक अमेंडमेंट लेके आती हैं अगेंस्ट द केशवानंद भारती का जजमेंट, जिसका नाम था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो आया ये आता है, और इसमें यहां पे ये देखने को मिलता है, पार्लियामेंट कहती है कि कोई भी इस तरीके का अमेंडमेंट जो हम करते हैं, हम कुछ भी करें, हम 368 के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं जा सकता है। अगेन द पार्लियामेंट इनेक्टेड दिस जुडिशियली इन्वोल्व्ड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बाय इनेक्टिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। दिस एक्ट अमेंड्स आर्टिकल 368 and declare that there is no limitation on the constituent power of parliament and no amendment can be questioned in any court on any ground including that of contravention of any fundamental right। तो यहां पे इंदिरा गांधी जी ने जो है वो इस तरीके की डिसीजन यहां पे लिया, और जिसके बाद देखने को क्या मिला, देखने को ये मिला कि भैया फिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फिर एक टसल देखने को मिली। और क्या देखने को मिला, और फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने एक अलग वर्डिक्ट के साथ मिनर्वा मिल केस में आता है। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी बताना चाहता हूं, जो कि बात आई है तो मेरा मन हो रहा है कि बता देता हूं। ये आपको किताबों में नहीं मिलता है। देखो केशवानंद भारती केस में जब ये वर्डिक्ट आया था ना, तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में ना एक नियम है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको आपके क्या बना दिया जाता है, उनको आपके जो है चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। बट जैसे ही ये वर्डिक्ट आया था उसके बाद एएन रे जो है उस समय सक्सेसर बना दिए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, जबकि उनसे ज्यादा सीनियर 3 जजेस ऑलरेडी मौजूद थे। उन 3 जजेस को आप कह सकते हो कि इग्नोर करते हुए जो 4 सीनियर मोस्ट जज थे उनको यहां पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था, जिसके चलते हुए जो 3 जजेस थे उन्होंने फिर रिजाइन दे दिया था नेक्स्ट डे। तो देखो एक बात होती है, मतलब हिस्ट्री में आप देखना कि जब भी सच और झूठ की लड़ाई होती है हमेशा सच जीतती है, लेकिन किस कीमत पे जीतती है ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और आप ये सोचिए कि उन 3 जजेस ने जो उस समय ये रिजाइन दिया, या फिर उनका इस वर्डिक्ट में काफी बड़ा रोल था जिसकी वजह से उनको एक रिपरकशन सहना पड़ा, बट उनके उस आप कह सकते हो सैक्रिफाइस से आज 2021 आ चुका है और बेसिक स्ट्रक्चर ने इतनी बार गवर्नमेंट को अपनी मनमानी करने से रोका है। तो ये वही होता है कि आप किस प्राइस पे चीजों को होती है और किस प्राइस पे चीजें मिलती हैं। तो ये एक बहुत रोचक बात थी इसमें, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिनर्वा मिल केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी ना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं छीन सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर जो है सरकार ये कहती है कि हम कोई भी चीज ऐसा करेंगे, जो हम लॉ बनाते हैं, हम कुछ भी इस तरीके की चीजें करते हैं,
तो कोई भी बंदा जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता है उसके अगेंस्ट में। तो फिर मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वापस से पार्लियामेंट की इस बात को खत्म खारिज करते हुए कह देती है कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना, इन इटसेल्फ इट्स द बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट एंड यू कैन नॉट अमेंड इट। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। फिर एक केस आता है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980। इस केस के अंदर ये कहा जाता है कि देखिए, जब 1973 में केशवानंदा भारती जी का केस आया था और उसके बाद जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो जितने भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा किए गए हैं आफ्टर 1973, और अगर वो इस तरीके से कुछ वायलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो वो सारे के सारे इसमें स्क्रूटनी में आएंगे और वो सारे के सारे खारिज किए जा सकते हैं। तो ये वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में देखा गया था। इसका 81 है आई थिंक ईयर, 1980-81 आप कंफर्म कर लेना। मिनर्वा मिल्स के बाद आया था, तो आई थिंक इट इज इन 1981, मे बी 1980 भी हो सकता है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहली बार क्वेश्चन में आया, तो कैसे बोलूं, हम इसको चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। केशवानंदा भारती के जगह पे बेसिक स्ट्रक्चर का मामला क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर का मामला ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे सामने आया है। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से पहली बार 1951 में शंकरी प्रसाद केस के अंदर चीजें हुई थी। फिर हमने देखा कि सेकंड केस गोलकनाथ केस आया था। फिर हमने देखा गोलकनाथ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने पहले सरकार का साथ दिया था लेकिन बाद में कहा कि नहीं भैया, अमेंडमेंट जो है वो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई पार्लियामेंट 1971 वाला। फिर उसके बाद केशवानंदा भारती केस आया, उसमें वापस से पार्लियामेंट के ऊपर जीत हो गई सुप्रीम कोर्ट की। फिर इंदिरा गांधी जी ने पलटी मारी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ले आई, पर मिनर्वा मिल केस में फिर से मामला आपके पक्ष में आ गया, कोर्ट के पक्ष में आ गया, और फिर 1981 वाला हमने देखा ही। इसके अलावा देखिए, अगर आप लोग DU LLB, क्लैट LLM, क्लैट UG इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है, दोनों में से जो करना चाहें। डेस्कटॉप से वेबसाइट विजिट होगी, जो एंड्रॉइड यूज करते हैं वो डिस्क्रिप्शन से जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे स्टोर सेक्शन से आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब देखो, ये सब चीजें तो हो गई, आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा ना कि सर बेसिक स्ट्रक्चर अब है क्या। तो देखो, सरकार बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट्स के अंदर काफी सारी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में डाला है, और आप इनको सिंपल गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं बेसिक स्ट्रक्चर का, जैसे कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, है ना, और आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, एंड फ्यूचर में और भी ऐड होंगी। बेसिक स्ट्रक्चर पे देखो, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि जो भैया ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप कुछ भी आंसर लगा सकते हो समझ के। एक चीज और, अगर आपको कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि भैया क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ भी मतलब ए से लेकर जेड तक कुछ भी अमेंड करने का, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा हाँ है। और बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ही नहीं है तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना, लेकिन पार्लियामेंट तो अपना लॉ अमेंड कर सकती है। तो दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।